हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल की सबसे पहली वीडियो में। आज के लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं इंटीग्रल्स, जो कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अनुसार यह चैप्टर पार्ट 2 का सबसे पहला चैप्टर है। अब चूंकि आज का यह लेक्चर इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है, इसीलिए इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम ये समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है और इसे हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स, जिसे हम एक सब्जेक्ट मानते हैं, इसे डिफाइन करना चाहें कि इसकी परिभाषा क्या है, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ ऑल टाइम, गैलीलियो गैलीली के अनुसार मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विथ विच गॉड हैज़ रिटन दिस यूनिवर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे चारों तरफ जो पूरा ब्रह्मांड मौजूद है, हमारा वातावरण है, पूरा इन्वायरमेंट है, पूरी प्रकृति जो है, वो इसी लैंग्वेज के रूप में लिखी गई है। तो मैथमेटिक्स केवल एक विषय नहीं है, एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा एक लैंग्वेज है। जैसे अक्सर हम लैंग्वेज जब कहते हैं तो हम हमारे आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसे हम समझते हैं लैंग्वेज या भाषा, लेकिन प्रकृति का कम्युनिकेट करने का हमारे साथ जो तरीका है या प्रकृति जिस भाषा में काम करती है, उसी का नाम है मैथमेटिक्स। नेचर में हर जगह आपको कुछ खास प्रकार के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे और इन पैटर्न्स को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज से ही समझा और जाना जा सकता है। नेचर जिन लॉज एंड प्रिंसिपल्स यानी जिन नियमों पर काम करती है, उसे हम विज्ञान यानी साइंस के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन इन सभी नियमों को, इन लॉज को समझने के लिए हम उसे एक खास रूप देते हैं और उस लैंग्वेज को ही कहा जाता है मैथमेटिक्स। उदाहरण के तौर पर जितने भी फिजिक्स के लॉज होते हैं उन्हें मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है और मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने से इक्वेशंस के रूप में उन्हें समझना काफ़ी आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप सभी को पता होगा, न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके अनुसार फोर्स बराबर होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सो ये इक्वेशन जो है, ये इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, इसी का मैथमेटिकल रूप है। अब आइए हम ये समझते हैं कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, जो अक्सर लोगों के द्वारा दलील दी जाती है। यूजुअली दिस सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड वेरी नोटोरियस एंड इनफेमस अमंग आवर सोसाइटी, स्पेशली अमंग स्टूडेंट्स। अक्सर कई सारे विद्यार्थियों व कई बुद्धिजीवियों के द्वारा ये दलील दी जाती है कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसे आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो शायद आप सभी को ये जानकर हैरानी हो कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इतना वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है हमारे रियल लाइफ में, जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। आम इंसान उसे डेली लाइफ में, रियल लाइफ में हमेशा यूज़ करता है, लेकिन उसे ये आभास ही नहीं होता है कि वो मैथमेटिक्स का कितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, इसमें हमेशा हम कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम एक एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। उस एल्गोरिदम को, एक निश्चित पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए हमें अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। हम जानते हैं कि इंसान का जो दिमाग है उसमें ऑलमोस्ट 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतनी ज़्यादा संख्या जो है न्यूरॉन्स की, उन सभी न्यूरॉन्स के बीच में पहले से जब हम जन्म लेते हैं उस समय से सारे न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस इस्टेब्लिश नहीं होते हैं। लेकिन जब हम किसी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उन न्यूरॉन्स के बीच में नए नए कनेक्शंस इस्टेब्लिश होते हैं। इसके वजह से एज अ रिज़ल्ट हमारे दिमाग का जो काम करने का जो क्षमता होता है, उसकी इफिशियंसी होती है, वो इम्प्रूव होती चली जाती है और इसी वजह से हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, यानी हमारे सोचने समझने की क्षमता और हमारी तर्क शक्ति करने की जो क्षमता है, वो भी अधिक से अधिक बढ़ते जाती है और इसके परिणाम स्वरूप हम अपने रियल लाइफ सिचुएशंस में बेहतर ढंग से अलग अलग प्रकार के सिचुएशंस में डिसीजंस ले पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं और एक बेहतर लाइफ हम जी पाते हैं। तो अगली बार यदि आपके मन में ये सवाल उठे कि आखिर ये साइन थीटा कॉस थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब ये सारी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे होते हैं, एक एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करने के लिए, तो आपके दिमाग में नए नए न्यूरल कनेक्शंस जो हैं बन रहे होते हैं और उन नए न्यूरल कनेक्शंस के बनने की वजह से
जितने ज़्यादा ऐसे कनेक्शन बनेंगे उतने ज़्यादा आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी सोचने समझने की क्षमता और लॉजिकल रीजनिंग यानी तर्क करने की क्षमता अधिक से अधिक विकसित हो चीज़ जाएगी और आगे चलकर आप अपने जीवन में बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे, बेहतर काम चुन पाएंगे, बेहतर लाइफ जी पाएंगे इन जनरल एंड इन अ ब्रॉडर सेंस। तो उम्मीद है बच्चों इस जानकारी के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स का हमारे रियल लाइफ में कितना अधिक इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल्स का भी जो है बाकी सारे जितने भी मैथमेटिक्स के ब्रांच हैं उसी प्रकार से कैलकुलस के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। तो उसमें इंटीग्रेशन जो पार्ट है उसका क्या महत्व है, हमारे रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, पहले उसे जान लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन और इन जनरल कैलकुलस का बाकी सारे मैथमेटिक्स के ब्रांचेस की ही तरह काफ़ी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है। आप शायद जानते भी नहीं होंगे कि आप यदि किसी मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते हैं तो उस वीडियो गेम के डेवलपमेंट के लिए, उसकी पूरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के लिए कैलकुलस का यूज़ किया जाता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के इक्वेशंस को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि हम वीडियो गेम से बाहर निकल के, वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकल के रियल वर्ल्ड में भी आएँ तो यहाँ भी हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग में, इकोनॉमिक्स में, मेडिकल साइंसेस में, मशीन डिज़ाइनिंग में, हर तरह की इस प्रकार की सभी चीज़ों में कैलकुलस का और इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता है। उदाहरण के तौर पर इंजीनियरिंग के केस में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को डिजाइन करते समय किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना चार्ज फ्लो होगा उसे इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट किया जा सकता है, जो आपके घरों में सर्किट्स होते हैं, ताकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अलाउड करेंट है वो हमें पता चल सके और सेफली हमारे सारे जितने भी अप्लाइंसेस है वो वर्क कर सकें। इसके अलावा इंजीनियरिंग में ही दूसरी साइड अगर हम जाएं तो कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग जिसे कहा जाता है, इसमें भी जो है इंटीग्रेशन का यूज़ होता है। जब कोई भी बिल्डिंग या कोई भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जा रहा होता है तो वहाँ पे बिल्डिंग का कौन सा डिज़ाइन, कौन सा उसका पैटर्न ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा समय तक टिकेगा, उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता है। उसमें किस तरह के मटेरियल्स यूज़ किए जाएं ताकि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो उस पर लगे, वहाँ पे भी इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करें तो एक बहुत कॉमन सा कंसेप्ट है जो यूज़ किया जाता है अक्सर इकोनॉमिक्स में, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई के बीच का कनेक्शन। तो कितना डिमांड होगा और उसके हिसाब से कितना सप्लाई होना चाहिए, या इसका इन्वर्स भी हम समझ सकते हैं कि कितना सप्लाई करने पर डिमांड जो है वो बना रहे। इस तरह की चीज़ों को भी जो है इंटीग्रेशन करके ही कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा कोई भी कंपनी जो होती है वो कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी या कितना उसका प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, किस प्रोडक्ट को कितना मात्रा में या किस पर्टिकुलर डिज़ाइन में बनाने पर वो जो है उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ये सारी चीज़ें भी इंटीग्रेशन से कैलकुलेट की जाती हैं। इसके अलावा मेडिकल साइंस में अगर हम यूज़ की बात करें तो इंटीग्रेशन का मेडिकल साइंस में भी यूज़ है। जैसे यदि कोई भी ड्रग्स यानी कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई कोई पेशेंट को जब दी जा रही है तो उस पेशेंट के शरीर के द्वारा उस ड्रग को या उस मेडिसिन को, उस दवाई को कितने ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब किया जाएगा, ये भी इंटीग्रेशन से पता किया जा सकता है। यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन इन द पेशेंट्स बॉडी, ये जो है ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है इंटीग्रेशन का यूज़ करके। इसके अलावा बैक्टीरिया या फिर बाकी सारे जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है वो भी डिटरमाइन किया जा सकता है इंटीग्रेशन का यूज़ करके। इसके अलावा हम इंसानों का या कोई भी दूसरी स्पेशीज़ जो होती है, प्रजाति जो होती है, उनके भी पॉपुलेशन ग्रोथ को इंटीग्रेशन का यूज़ करके डिटरमाइन किया जा सकता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस में भी इंटीग्रेशन का यूज़ होता है। उदाहरण के तौर पर पॉल्यूशन जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे लैंड पॉल्यूशन हो, उनमें पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं जैसे एयर पॉल्यूशन के केस में, या फिर जितने भी पॉल्यूटेंट्स बाकी तरह के जैसे सॉयल या लैंड पॉल्यूशन है या वाटर पॉल्यूशन है, इनमें जितने भी तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं उनका कितना मात्रा है और कितना सेफ हो सकता है और कितना जो है मात्रा के बाद वो अनसेफ हो जाता है या हैजार्डस हो जाता है, खतरनाक हो जाता है, ये सारी चीज़ें भी डिटरमाइन करने के लिए हम इंटीग्रेशन का ही यूज़ करते हैं।
तो बच्चों उम्मीद है इंटीग्रेशन के इतने सारे अलग अलग वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस को जानकर आपको इंटीग्रेशन जो चैप्टर है या इन जनरल कैलकुलस जो पूरा ब्रांच है मैथमेटिक्स का, उसके प्रति रुचि या इंटरेस्ट और अधिक जागा होगा। अब आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रेशन जो होता है इसे अक्सर एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, मींस डिफरेंशिएशन जो है उसका इनवर्स प्रोसेस। सो डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस वाला जो पार्ट है कैलकुलस में, उसका हम मेनली यूज करते हैं किसी भी कर्व या किसी भी फंक्शन के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए उस टेंजेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। या फिर इसे और सिंपलर तरीके से हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी फंक्शन में जो चेंज हो रहा है वो बहुत बहुत स्मॉल स्केल पे किस रेट से वो बदल रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, उसे समझने के लिए हम डिफरेंशियल कैलकुलस जो है इसे समझते हैं, इसे पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से इंटीग्रल कैलकुलस में हम क्या करते हैं, इसका उल्टा प्रोसेस यानी इनवर्स प्रोसेस। तो इंटीग्रेशन में बेसिकली बहुत छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ऐड अप करके एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो होती है उसका रिजल्ट हम ऑब्टेन करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई भी कर्व लाइन है और यदि उस कर्व लाइन और जो एक्स एक्सिस है उनके बीच का यदि एरिया हमें निकालना है और उस फंक्शन का एक छोटा सा हिस्सा हमें पता है कि वो कितना अमाउंट है उसका, या फंक्शन वो जो है उसका रिलेशन हमें पता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, तो उन सभी एलिमेंट्स को, छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं उनका इंटीग्रेशन करके यानी सम करके जो है हम पूरा का पूरा उसका क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स के जो है बहुत बड़ा संख्या जो होता है उन सभी को सम करना। तो समेशन बेसिकली जो है वही होता है असल में इंटीग्रेशन। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम इन सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड अप करके एक रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन होता है उसे कहा जाता है इंटीग्रल। अब इंटीग्रेशन जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरे होते हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स। इनडिफिनिट और डेफिनिट जो है इसमें बेसिकली अंतर ये है कि यदि किसी फंक्शन के दो गिवन पॉइंट्स के बीच का यदि हम एरिया निकाल रहे हैं या हम सम अप कर रहे हैं तो वो कहलाएगा डेफिनिट इंटीग्रल, मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट है वो फिक्स है। लेकिन यदि उसी फंक्शन का अनलिमिटेड अमाउंट या इनफाइनाइट रूप से जो है हम समेशन कर रहे हैं तो वो कहलाता है इनडिफिनिट इंटीग्रल। वहां पे जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है बल्कि वो वेरिएबल्स के रूप में एक्सप्रेस की जाती है। तो यदि आपको डिफरेंशिएशन पता हो या याद हो तो आप जानते होंगे कि कई सारे फंक्शंस जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे एक जनरल फॉर्म होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन होता है। इसके अलावा यदि हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में बात करें तो डी बाई डी एक्स जो होता है साइन एक्स का, ये होता है कॉस एक्स। इसके अलावा अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स जो होता है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ई टू द पावर एक्स ही। अब यदि हम यहाँ पे एक चीज़ गौर करें तो वो हम ये पाएंगे कि यदि यहाँ पे हम इन सभी जितने भी फंक्शंस हैं इनमें यदि हम कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो कांस्टेंट ऐड करने के बावजूद भी इनकी जो वैल्यूज़ है, इनका जो रिजल्ट है वो यही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो तो ज़ीरो होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस इक्वेशन में, इन सभी इक्वेशंस में हम इन सभी फंक्शंस के साथ एक कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका ज़्यादा जनरलाइज्ड फॉर्म ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस सी वेयर सी इज द कांस्टेंट। और चूंकि हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन तो इतना होगा, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ सी यानी कांस्टेंट ये जीरो हो जाएगा, तो इसका भी रिजल्ट यही सेम होना चाहिए, दैट इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। उसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होगा वो साइन एक्स प्लस सी के बराबर होगा, यानी ये भी कॉस एक्स होगा। और उसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस सी भी वही सेम होगा, यानी ई टू द पावर एक्स ही होगा। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो अगर अब इसका हम इन्वर्स करें
जैसा अभी हमने जाना था कि इंटीग्रेशन जो होता है ये डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है। तो यदि यहाँ से हम इस इक्वेशन को पलट दें तो इंटीग्रेशन जो होता है उसके लिए हम जो सिंबल इंट्रोड्यूस करते हैं वो होता है ये, और इस इंटीग्रेशन सिंबल के साथ यदि हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो अगर x के रूप में है तो यहाँ पे लिखाता है dx, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस का इन्वर्स करेंगे सो इस इक्वेशन में जैसे इस प्रकार से हो जाएगा d of x to the power n plus c and this dx will be multiplied by this, that is nx to the power n minus 1 into dx। सो इस चीज को हम इस तरह से कह सकते हैं कैपिटल F x प्लस सी। चूंकि यहां पर भी अगर यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर ये जो चीज होगी इसका इंटीग्रेशन करने पे जो रिजल्ट आएगा वो x टू द पावर n प्लस सी होगा, यानी एक कांस्टेंट हमेशा साथ में रहेगा। तो इंटीग्रेशन में हम हमेशा एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, लेकिन वो तब हम करते हैं जब हम इनडिफिनिट इंटीग्रल ले रहे होते हैं। जब डिफिनिट इंटीग्रल हम लेते हैं तो ये कांस्टेंट्स जो है वो दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे एग्जैक्ट रिजल्ट आता है जो हमने पहले डिस्कस किया था। यहाँ पे इनडिफिनिट होने की वजह से इसका एक कोई वैल्यू हमें फिक्स पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम एक कांस्टेंट भी ऐड करते हैं। यदि हम इंटीग्रेशन के बाकी सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनकी बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री में जो जितने भी डिफरेंशिएशंस होते हैं उसके इन्वर्स जो है वो हो जाएंगे इंटीग्रेशन, यानी cos x इंटू डी एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और उसी प्रकार से cos x जो होता है उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x जो होगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x। उसी प्रकार से यदि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ तो दोनों साइड e टू द पावर x ही हैं, तो e टू द पावर x इंटू डी एक्स जो होगा इसका इंटीग्रेशन जो है e का पावर x हो जाएगा, और सभी केसेस में हम कॉन्स्टेंट्स ऐड करते चले जाएंगे। यदि हम इस प्रकार के इक्वेशन की बात करें तो यदि हम डिफरेंशिएशन लेते हैं dy dx ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये आगे आ जाएगा 1 बाई n प्लस 1, और हम जानते हैं कि जो x टू द पावर n होता है इसका डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। सो यहाँ पे n की जगह क्या है, n प्लस 1 है पावर में, इसी वजह से क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे जो पावर होता है डिफरेंशिएशन करने पर वो n से एक कम होता है। अब यहाँ पे चूंकि n प्लस 1 है n की जगह, इसलिए n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब ऊपर और नीचे हम देख सकते हैं कि n प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे बच गया x टू द पावर n। सो यहाँ से एक जनरल इक्वेशन बन जाता है इंटीग्रेशन फॉर x टू द पावर n का, और वो क्या है हम देख सकते हैं कि dy dx ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 जो है ये है x टू द पावर n। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा इतना, दैट इज x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 एंड कॉन्स्टेंट ऑब्वियसली हम ऐड करेंगे दैट इज c। सो ये हो गया बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट में जितने भी तरह के जो नॉर्मल इंटीग्रेशन होते हैं, कुछ बेसिक इंटीग्रेशन जो होते हैं उसके फंडामेंटल्स जो होते हैं वो आज हमने जान लिया। अगली वीडियो में जो इंटीग्रेशन है उसके और कई सारी प्रॉपर्टीज को हम जानेंगे और कुछ और बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।